हम लोग बात कर रहे थे कि ये आपका आइडियल शेप ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं दिस इज द आइडियल शेप, आइडियल शेप ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। ये है आपका आइडियल शेप ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। जो हमारी कोल्ड ट्विस्टेड बार थी मींस Fe415 Fe500, ठीक है। तो एक का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तो ये आपका हो गया स्ट्रेस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। इस एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम लोग लेते हैं स्ट्रेन, ठीक है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से। अगर हम लोग बात करें कि कोल्ड ट्विस्टेड बार मीन जिसको हम लोग Fe415 या Fe500, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कोल्ड ट्विस्टेड बार, ठीक है। ये सारा डिस्कशन अपन ने कर रखा पहले ही, ठीक है। तो यहां पर आपका एक कर्व होने के बाद ये सिमिलर ऐसा बनता है, ठीक है। तो यहां तक तो आपको माइल्ड स्टील की ईएस की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो उसके बाद जैसे मान लो कि ये एग्जांपल हमने ले लिया Fe500 का, तो ये आपकी हो जाएगी Fy, ये वैल्यू जो हो जाएगी ये हो जाएगा आपका Fy। करेस्पॉन्डिंग यहां पर अगर हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी से पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दें तो यहां पर हो जाएगा Fy डिवाइडेड बाई 1.15। सो करेस्पॉन्डिंग ये जो स्ट्रेस की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी Fy डिवाइडेड बाई 1.15, ठीक है। ये जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये वैल्यू जो हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी Fy डिवाइडेड बाई 1.15, ठीक है। और ये वैल्यू है करेस्पॉन्डिंग Fy। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से आप मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो ये स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी और कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी कोल्ड ट्विस्टेड बार की है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग जानते हैं यील्ड पॉइंट शो नहीं होता, तो यहां पर अपन क्या करते हैं एक 0.002 का स्ट्रेन जिसको हुप स्ट्रेस बोला था, और करेस्पॉन्डिंग यहां पर ये वैल्यू आपकी जो हो जाती है ये आपकी वैल्यू हो जाती है Fy, ठीक है। और करेस्पॉन्डिंग ये जो स्ट्रेन की वैल्यू यहां से यहां तक की होती है इसको हम लोग लिखते हैं 0.87 Fy डिवाइडेड बाई ES, ठीक है। और करेस्पॉन्डिंग ये जो टोटल स्ट्रेन आती है, टोटल स्ट्रेन आता है, इसी को हम लोग एप्सिलॉन T बोलते हैं। और इस एप्सिलॉन T को हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन T इज इक्वल टू 0.002 प्लस 0.87 Fy डिवाइड बाई ES, ठीक है। सो इस बात को आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। सो करेस्पॉन्डिंग अगर हम लोग देखें तो हम लोग यहां पर एजम्पशन, सारा एजम्पशन देख लेते हैं। तो पहला हमने लिखा था प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन इवन आफ्टर द बेंडिंग, ठीक है। यानी प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर बेंडिंग, इसका मतलब स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द डेप्थ आपका कैसा होगा, लीनियर होगा। तो इसके कहने का मतलब ये है कि आपका एप्सिलॉन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा y क्या है आपका, अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। सो यहां पर जो स्ट्रेन वर्सेस डायग्राम बनेगा तो ये स्ट्रेन वेरिएशन है, ये क्या है आपका स्ट्रेन वेरिएशन है एट सेक्शन XX, किसी भी सेक्शन XX पर कह रहा। ये आपका कंप्रेशन फाइबर का जोन है, ठीक है। और कंप्रेशन फाइबर के आउटर फाइबर पर कितना है AB इज इक्वल टू 0.0035, और इसको हमने बोल दिया था एप्सिलॉन C, ये मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन है, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ दिस assumption means the strain at any point on the cross section is directly proportional to the distance from the neutral axis to mean that strain diagram is linear, ठीक है। तो यानी ये आपकी क्या है न्यूट्रल एक्सिस है, और इस न्यूट्रल एक्सिस के आप किसी भी पॉइंट पर अगर आपको देखना है तो ये y वेरिएशन ले लीजिए, तो एप्सिलॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अगर y इज इक्वल टू ये आपका y मैक्स है, ठीक है, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन मैक्स हो जाएगा, ठीक है। एप्सिलॉन मतलब स्ट्रेन, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है इतना? तो ये सारा पॉइंट अपन ने डिस्कस किया। अगर हम लोग फर्दर यहां पर देखें तो दूसरा पॉइंट ये लिख रहा है कि आपको तो मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर मतलब कंप्रेशन जोन में, ठीक है, इज टेकन एज 0.0035। दिस इज अंडर द बेंडिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपन यहां पर जो भी एक्शन ले रहे हैं, यहां पर जो भी अपन एक्शन ले रहे हैं दैट इज द फ्लेक्सुरल एक्शन, एंड फ्लेक्सुरल एक्शन इज द अनदर फॉर्म ऑफ द बेंडिंग एक्शन। फ्लेक्सुरल एक्शन इज द अनदर फॉर्म ऑफ द बेंडिंग एक्शन। सो दोनों फॉर्म को अपन को कंसीडर करके चलना है। अब बेंडिंग क्या होता है, फ्लेक्सुरल क्या होता है, ये अपन ने ब्रॉडली डिस्कशन कर चुके हैं अपन, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब कि जो हमारे मैक्सिमम स्ट्रेन होगा कंक्रीट में आउटर मोस्ट फाइबर पर, ठीक है, वो 0.0035 होनी चाहिए। ये दोस्त अपन कुछ नहीं कर सकते, ये सारा डेटा आपका IS कोड के अकॉर्डिंग है।
IS 456/2000। ठीक है, यहां पर क्या कह रहा है, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द कंक्रीट ऑफ द कंप्रेशन फाइबर इज विल बी, ठीक है, AB मतलब वही वैल्यू 0.0035। आई illustrated एग्जांपल, ठीक है, इन द टॉप मोस्ट फाइबर एंड अकॉर्डिंग टू दिस assumption दिस वैल्यू इज द 0.0035। कंक्रीट हैज वेरी लो डक्टिलिटी। ठीक है, आपको पता है कि कंक्रीट की जो डक्टिलिटी होती है बहुत कम होती है, लेकिन ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, एंड सो इट गेट्स द क्रस्ट। ठीक है, तो अगर अब इसका मतलब अगर इससे ज्यादा आपने एप्सिलॉन सी को अगर आपने ज्यादा रखा 3.5 से, तो ये क्या करेगा, ज्यादा इलोंगेट तो कर नहीं सकता, ज्यादा इलोंगेट नहीं करेगा तो ये क्रशिंग होने की चांसेस क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएगी। तो यहां पर लिखा है वेरी लो डक्टिलिटी एंड सो इट गेट्स क्रश्ड इन कंप्रेशन। तो कंप्रेशन जोन में क्या कर जाएगा, क्रश होने की चांसेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो द लो स्ट्रेन ओनली। तो इसका मतलब इसका स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी। वो कितना होगी, 0.0035। अब इसके बाद क्या कहता है, ठीक है, अब इसके बाद ये है आपका स्ट्रेन। अब इसका मतलब एक एडिशनल पॉइंट हो गया प्रीवियस डायग्राम से, तो यहां पर एक स्ट्रेन आपको 0.002 का और मिला, और इस AB की वैल्यू आपकी कितनी है, एप्सिलॉन सी। ठीक है, ये एप्सिलॉन सी, इसका मतलब ये Y हमारा क्या है, मैक्सिमम है। तो ये आपका एप्सिलॉन सी क्या है, आपका मैक्सिमम एट आउटर फाइबर पर। ठीक है, सो फर्दर दोस्त अगर हम लोग देखें तो यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसको हमें क्या करना है, नोट करके रखना है और याद करके रखना है। कुछ भी हो जाए इस पॉइंट को अपन को याद करके रखना है। क्या बोला इसने, पढ़ो, नोट दैट रिगार्डलेस ऑफ द वेदर द बीम इज अंडर रीइंफोर्स्ड और ओवर रीइंफोर्स्ड। कहने का मतलब ये है दोस्त, आपका बीम कुछ भी हो, चाहे वो अंडर रीइंफोर्स आए चाहे वो ओवर रीइंफोर्स आए। अंडर रीइंफोर्स क्या होता है, ओवर रीइंफोर्स ब्रॉडली आपने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, कुछ भी हो जाए, फेल्योर ऑफ द बीम ऑलवेज अकर्स क्रशिंग ऑफ कंक्रीट। आपका कुछ भी हो जाए तो हमेशा क्या होगा, ठीक है, द फेल्योर ऑफ द बीम ऑलवेज अकर्स बाय द क्रशिंग ऑफ कंक्रीट। यानी कुछ भी हो जाए, चाहे वो अंडर रीइंफोर्स हो चाहे वो ओवर रीइंफोर्स हो, हमेशा कंक्रीट की साइड से हम लोग फेल्योर मान के चलेंगे और कंक्रीट के बेसिस पे ही डिजाइन करके चलेंगे। ठीक है, अगर कंक्रीट से ज्यादा आप एक्सीड कर रहे हो, ठीक है, तो हमारा फेल्योर को तुरंत लीड कर जाएगा। और पहला स्टेटमेंट हमने बोला था, कभी भी लिमिटिंग वैल्यू को यानी लिमिट स्टेट को ये क्रॉस नहीं करेगा। अगर लिमिटिंग वैल्यू को क्रॉस नहीं करेगा, इसका मतलब हमेशा हम लोग कहां पर है, सेफर साइड है ड्यूरिंग द डिजाइन पीरियड। ठीक है, डिजाइन पीरियड में हमेशा हम लोग कहां पर है, सेफर साइड में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, थर्ड assumption। देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द रिलेशनशिप बिटवीन द कंप्रेसिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंक्रीट, यानी कंक्रीट का जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है एंड द स्ट्रेन कंक्रीट में बी एज्यूम, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ट्रेपेजॉइडल भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, और अनदर शेप। सो ये क्या लेंगे हम लोग, रेक्टेंगल लेंगे, पैराबोला लेंगे, ट्रायंगुलर लेंगे, ठीक है, ट्राइपेजॉइडल लेंगे। अब क्या कह रहा है, इन द प्रिडिक्शन ऑफ दिस स्ट्रेंथ इन द सब्सटेंशियल एग्रीमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रीमेंट विद द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट, यानी स्पेसिमेन का जो टेस्टिंग रिजल्ट आएगा उसी के अनुसार हम लोग एक्चुअल में इसका स्ट्रेसेस डिस्ट्रीब्यूशन मान के चलते हैं। जैसे WSM में अपन ने माना क्या था, लीनियर वेरिएशन होता, लेकिन यहां नहीं ऐसा होगा, लीनियर नहीं मानेंगे हम लोग, टेस्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग मान करके चलेंगे। ठीक है, लेकिन तो अब आपके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि ऐसा तो है नहीं, एक एग्रीगेट उठाए और टेस्टिंग के और स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट बनाए, किसमें LSM में, ऐसा तो होगा ही नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, IS कोड को फॉलो करना पड़ेगा। तो IS कोड क्या कहता है, ठीक है, अनएक्सेप्टेबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसने बोला था कि एग्रीमेंट मतलब कि टेस्ट रिजल्ट के अनुसार हम लोग करेंगे, लेकिन अब क्या कह रहा है, अनएक्सेप्टेबल। अब हम लोग एक्सेप्ट करेंगे किसको, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को। ठीक है, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है। ठीक है, अब फिगर में क्या कैसा दिया हुआ है वो हम लोग देखते हैं। ये देखो, ये क्या हो गया, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व हो गया। तो इस वर्टिकल एक्सिस पर हमने क्या बनाया दोस्त, स्ट्रेस बनाया, और इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर स्ट्रेन बनाया। ठीक है, अब देखो ये आपका हम लोग यहां पर यहां तक ये एक्सेप्टेबल है, ध्यान रखना। तो यानी 0.002 स्ट्रेन तक ये जो वेरिएशन है, ये आपका कैसा वेरिएशन है, पैराबोलिक वेरिएशन है। अगर हम लोग इसके बाद देखें ये वेरिएशन, तो ये आपका कैसा है, रेक्टेंगुलर वेरिएशन है। कैसा वेरिएशन है दोस्त, रेक्टेंगुलर वेरिएशन है। कैसा वेरिएशन है, रेक्टेंगुलर वेरिएशन है। अब देखो
सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर आती है कि यहां पर हमने तीन तीन कर्व बनाया, तो हमने बताया था कि एक तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आपका होगा एफसीके, हमने क्या कर दिया, बना लिया। अब हमने बताया था कि लिमिट स्टेट मेथड में ये एफसीके कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ये जो टेस्टिंग रिजल्ट्स होती है उसको फॉलो नहीं करता, ठीक है, या हमें सेफ करेक्शन फैक्टर भी लगाना पड़ता है। तो सेफ करेक्शन फैक्टर लगाने के बाद हम लोग डिजाइन स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन केस ऑफ एलएसएम मान के चलते हैं कितना, 0.67 एफसीके। फिर हमने बताया था कि डिजाइन स्ट्रेस एफडी इज इक्वल टू दिस स्ट्रेसेस, मतलब दिस स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जब हम लोग पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वही हमारी डिजाइन स्ट्रेंथ होगी, यानी एफडी इज इक्वल टू 0.67 एफसीके। ये सारा डेटा अपन ने दोस्त डिस्कस कर लिया। दिस इज द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द कंक्रीट इज इक्वल टू 1.5। जब 1.5 से डिवाइड कर दोगे तो ये डेटा आएगा 0.446 एफसीके, जिसको आईएस कोड सजेस्ट करता है 0.45 एफसीके वैल्यू, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होती है एलएसएम में हम लोग कितना मान के चलते हैं, कोड के अकॉर्डिंग। दिस इज डेटा अकॉर्डिंग टू आईएस 456-2000। किसके अकॉर्डिंग दोस्त, आईएस 456-2000, ठीक है। तो ये तो था आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन वेरिएशन, क्लियर। पैराबोलिक भी होगा और रेक्टेंगुलर भी होगा। चल अब हम लोग यहां पर बोल रहे हैं, देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोला फॉर द डिजाइन पर्पज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इन द स्ट्रक्चर शैल बी एज्यूम टू बी 0.67 टाइम्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, यानी यहां पर आपके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो आएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो आएगा इज इक्वल टू 0.67 एफसीके। इसका मतलब ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, और करेस्पॉन्डिंग पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या आएगा, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन केस ऑफ लिमिट स्टेट मेथड। और दोस्त ध्यान रखना, हम लोग बात कर रहे हैं लिमिट स्टेट मेथड की डिजाइन के बारे में, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहां पर इसने बोला था टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज इग्नोर्ड। अपन जानते हैं कि the tensile strength of concrete is approximately 10 to 15%, 10 to 15%, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ आपकी बहुत कम होती है, तो इसका मतलब अगर टेंशन जोन में आपने कंक्रीट को कंसीडर किया तो बहुत कम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पे आपको क्रैकिंग दिखा देगा। और दोस्त हम लोग जानते हैं जैसे ही अपन का क्रैकिंग आ गया तुरंत हम लोग का स्ट्रक्चर कैसा मान लेते हैं, फेल्योर मान लेते हैं। तो कभी भी हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो अपने को क्या कहता है कि आप क्या करिए, टेंशन जोन में कोई भी कंक्रीट नहीं रखोगे, जो होगा वो केवल क्या होगा, एएसटी होगा। अपन ने डब्ल्यूएसएम में भी ये मान रखा था, डब्ल्यूएसएम में भी माना था अपन ने। और इसके ऊपर एक न्यूट्रल एक्सिस आएगी जिसमें हमारा प्योरली क्या होगा दोस्त, ये आपका क्या होगा, कंक्रीट होगा। क्या होगा, कंक्रीट होगा, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर प्योर कंक्रीट, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे प्योर आपका क्या होगा, स्टील होगा। इसका मतलब हम लोग अगर बात करें यहां पर, तो यहां पर आपकी कोई भी कंक्रीट टेंशन जोन में नहीं कंसीडर करेंगे। तो देखो, द क्रैक कंक्रीट डज नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एनहांसमेंट ऑफ द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस of the section except providing the bond between the concrete and steel for developing the tensile stress in steel। अब क्या कह रहा है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता टेंशन जोन कंक्रीट का, लेकिन एक जगह इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देखो जैसे हमने बीम लिया, नीचे हमने यहां पर स्टील रखा, यहां पर कंक्रीट रखा, तो हमने न्यूट्रल एक्सिस के बीच से सेपरेट कर दिया इसको, कंक्रीट अलग स्टील अलग। तो दोस्त ये बताओ, क्या कंक्रीट और स्टील के बीच में कभी बॉन्डिंग हो पाएगी, कभी भी बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। तो इस बॉन्डिंग को टेक केयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेंशन जोन में कंक्रीट को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उस कंक्रीट का कोई भी एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग उसका कोई भी स्ट्रेंथ कंसीडर नहीं करते कि इस कंक्रीट की वजह से भी टेंशन जोन में कोई भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। कोई मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं लेते, वो केवल हम लोग लेते हैं ओनली फॉर द टू टेक केयर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द स्टील एंड कंक्रीट, ठीक है। स्टील और कंक्रीट की बॉन्डिंग के लिए हम लोग केवल कंसीडर करते हैं किसको, टेंशन जोन में कंक्रीट को। क्लियर है, चल। तो यहां पर लिखा फॉर द डिजाइन पर्पज पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील, इसको तो बहुत पहले से ही अपन ने देखा। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील कितना लेते हैं, 1.15, एंड फॉर द स्ट्रेस एंड स्टील और डिराइव्ड फ्रॉम द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, ये तो अपन ने अभी सीखा, ये तो। और मैक्सिमम स्ट्रेन इन द टेंशन जोन,
or the time of failure should not be less than this value. Means epsilon t should be always greater than 0.002 plus 0.87 fy divided by es. सारा डेटा अपन ने डिस्कस कर रखा है, सारा डेटा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व पढ़ते हैं। ये हमारा है आइडियल शेप ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। आइडियल शेप ऑफ स्ट्रेन कर्व, किसका? माइल्ड स्टील का। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील मींस Fe250 एंड दिस इज द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कोल्ड वर्क डिफॉर्म बार, यानी कोल्ड ट्विस्टेड बार, ठीक है। तो यहां पर आप Fe500 Fe405 या इससे ऊपर लेके चलो, तो ये हमारा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम आया, ठीक है। उसके करेस्पॉन्डिंग ये हमारा पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी करने के बाद डिजाइन वैल्यू पर आ गई ये वैल्यू Fy डिवाइडेड बाई 1.15 और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग जानते हैं हर ग्रेड ऑफ स्टील के लिए क्या रहता है? सेम रहता है। क्लियर है? तो यहां पर ये तो अपन ने सीख रखा है, दिस इज द आइडियल शेप ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील। सो फर्दर अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये आपका ओरिजिनल शेप है, नॉमिनल स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील। तो ये माइल्ड स्टील का ओरिजिनल शेप स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व है, ठीक है। ये आपका ऐसा आता है, ठीक है। और कोल्ड ट्विस्टेड बार का ये आपका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम ऐसा आता है, ये आपका 0.0 और ये आपका प्रूफ स्ट्रेन होता है, ध्यान रखना इस चीज को। और यहां से हम लोग इसको मानते हैं कि यहां पर एक ऑफसेट डालते हैं जहां तक आपको फेल्योर मिलेगा और वहां पे करेस्पॉन्डिंग ये जो स्ट्रेन होता है 0.87 Fy डिवाइडेड बाई ES कंसीडर करके चलते हैं और यहां से लेकर के यहां तक हम लोग ऐड कर लेते हैं और ये टोटल वैल्यू 0.02 प्लस 0.87 Fy डिवाइडेड बाई ES कंसीडर करके चलते हैं। तो ये ओरिजिनल शेप है, ध्यान रखना। और जो इसके पिछले वाले इस यहां पर हमने बताया ये आपका जो डायग्राम हमें कंसीडर करना है उस डायग्राम की अपन यहां पर बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एजम्पशन आपको जरूर लिखने को आएगा, चाहे WSM में आए चाहे LSM में आए, ठीक है। तो LSM के पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज्यादा हो जाती है, क्यों? क्योंकि यहां पर कोड के अनुसार ही मानना पड़ता है आपको, सारा डेटा आपको कोड के अनुसार ही मानना पड़ता है, ठीक है। और यहां पर अगर हम लोग बात करें द नॉमिनल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील फॉर द टेस्ट मे बी ऑब्टेन एज शोन इन फिगर, जैसे दिखाया हुआ हमने, ठीक है। द स्ट्रेन इज ऑब्टेन बाय द डिवाइडिंग द चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ। अब स्ट्रेन मतलब अपन जानते हैं स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ, ये सब कुछ तो पता है आपको, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। और यहां पर हम लोग स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करते हैं? स्ट्रेस इज इक्वल टू अपन क्या करते हैं, जो लोड लिखाते हैं डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल एरिया। यहां पर मैं दो चीज और क्लियर करूंगा आपको, ठीक है, कि स्ट्रेसेस दो टाइप के होते हैं, एक इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस होता है, एक ट्रू स्ट्रेसेस होता है। यहां पर हम लोग बात दोस्त करते हैं हमेशा इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस, और जो इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस वो डिफाइंड होता ओरिजिनल एरिया पे, कि जो आपका लोड लगाने के बाद जो साइज आपका बीम था वही हम लोग यहां पर कंसीडर करके चलते हैं। अब लोड लगाने के बाद अगर आप एक्चुअल एरिया की बात करोगे, एक्चुअल एरिया अगर आप बात करोगे तो वही हो जाएगी ट्रू स्ट्रेसेस। तो ट्रू स्ट्रेसेस हम लोग कभी नहीं बात करते, हम लोग हमेशा किसकी बात करते हैं? इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस। और इस इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस को हम लोग एवरेज स्ट्रेस भी बोलते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है। सो यहां पर अपन को क्रॉस सेक्शनल एरिया स्ट्रेन के बारे में अपन को पता चल गया, ठीक है। दिस स्ट्रेन कर्व सिंप्लीफाइड सिंप्लीफाइफिकेशन भी देखा, जिसको हमने बोला आइडियल शेप ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। तो यहां पर सिमिलरली द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कोल्ड वर्क एट ट्विस्टेड बार, इसको भी अपन ने देखा कि कैसे अपन कंसीडर करेंगे, ठीक है। चलिए यहां पर लिखा हुआ द आइडियलाइज शेप ऑफ कर्व एज शोन इन फिगर। तो जो हमने कर्व में जहां पर हमने बोला था दिस द आइडियल शेप ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, उसी के बारे में ये बात करा। तो ये सारा पॉइंट अपन ने डिस्कस कर रखा, कोई भी इसमें डिफिकल्टी नहीं है आपको। चलिए ये अपन जानते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर ईच ग्रेड ऑफ स्टील इज इक्वल टू कितना? 2 × 10⁵ मेगापास्कल, ठीक है। अब यहां पर
यहां पर बोला था स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन ऑफ द माइल्ड स्टील एंड इन कंप्रेशन एंड टेंशन एज्यूम टू बी सेम। ठीक है, तो ये जो आपका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन रिलेशनशिप आपका आया स्टील के लिए, ठीक है, स्टील के लिए वो कंप्रेशन और टेंशन में हम लोग मान के चलते हैं कि दोनों में वैल्यू क्या आपकी आ रही है, सेम आ रही है। ये भी आपको कंसीडर करके चलना है। ठीक है, चल नेक्स्ट है आपका अनएक्सेप्टेबल। जो हमने कंक्रीट को कंसीडर किया था, यानी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बोला था। ठीक है, तो यहां पर आपकी जो वैल्यू दिया वो कैसे, ये तो अपन ने माना था दिस इज द लीनियर एंड दिस इज द पैराबोलिक। पैराबोलिक में अगर हम लोग बात करें तो जो आपका एक्सेप्टेबल यानी डिजाइन स्ट्रेंथ है ये आपका हो जाएगा एफडी। ठीक है, तो यहां पर वो बोला अनएक्सेप्टेबल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व शोन बिलो, नोट दैट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंक्रीट एफसीके इज रिड्यूस्ड टू 2/3। ठीक है, अब यहां पर वो रीजन बता रहा क्यों, ड्यू टू द साइज इफेक्ट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो हमारा 0.677 एफसीके की टाइम से एफसीके क्या 0.67 एफसीके लेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर साइज का इफेक्ट बारी करता रहता है। ठीक है, क्लियर है। तो अगर हम लोग यहां पर बात करें तो ये हमारा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ कंक्रीट का भी हो गया। ठीक है, तो यहां पर अपन को पता है डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस एफडी इज टेकन एज, तो एफडी के बेसिस पे ये सारा डेटा लिखा हुआ, कोई डिफिकल्टी तो है नहीं यहां पे। चले अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहां पर लिखा है हेंस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विल बी लेसर देन द क्यूब। ठीक है, तो जो हमने क्यूब का साइज मान रखा है उस क्यूब की साइज से कम होगा, इसलिए स्ट्रेंथ इसकी क्या हो जाएगी, मेंबर की लेसर होगी। ठीक है, चल however the 450 mm size cube of the variation of the strength is not much। ठीक है, इसके आपके 450 mm साइज के क्यूब से हम लोग ज्यादा लेके नहीं चलते, स्टैंडर्ड पे हमने 150 लेके चला था। ठीक है, तो ये वेरिएशन की वजह से आपकी जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आती है वो आपकी सेम नहीं होती। जैसे 150 से अगर आप ज्यादा चलते जाओगे, हमने बोला था एक जगह साइज ऑफ एग्रीगेट साइज ऑफ अगर हम लोग स्पेसिमेन बढ़ाते जाएं तो हमारी स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। ठीक है, शुरू में हमने बता रखा है इस चीज को। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये हमारा है टेंशन जोन, ये हमारा टेंशन जोन जो हमने एएसटी प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, और ये स्ट्रेन तक, इस स्ट्रेन तक 0.002 तक ये हमारा पैराबोलिक है, और इसके ऊपर तक आपका कैसा है, ये आपका 0.45 एफसीके मतलब रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये पॉइंट ए मान ले रहे हैं, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट अपन क्या मान ले रहे हैं, सी मान ले रहे हैं। तो ये हमें क्या चाहिए, देखो अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, एजम्पशन तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग डिजाइन करने के लिए सी की वैल्यू पहले चाहिए और हमारे पास टी की वैल्यू चाहिए। तो सी की वैल्यू कैसे आएगी, तो सी की वैल्यू अगर हम लोग यहां पर निकालें तो यहां पर थोड़ी देर के लिए इसको और मॉडिफाइड कर दें, तो यहां पर दो फिगर है आपके पास, एक हम लोग C1 मान लेंगे, दूसरा हम लोग C2 मान लेंगे। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा आपका C1 प्लस C2। ठीक है, और टी की वैल्यू तो आपको निकल ही आ जाएगी। परमिसिबल स्ट्रेस कितना है इसका 0.87 FY। ठीक है, AST से मल्टीप्लाई कर दो तो टी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, डिफिकल्टी हमारी सी को कैलकुलेट करने में। अब डिफिकल्टी क्यों है, क्योंकि यहां पर आपका पैराबोला आ रहा है, पैराबोला का एरिया और सीजी निकालने के लिए थोड़ी सी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो चलिए एनालिसिस हम लोग करते हैं, पहले कैलकुलेशन कर लें सी और टी के, बाद में हम लोग सिंगली रीइंफोर्स्ड डबली रीइंफोर्स्ड की बीम की एनालिसिस करेंगे। तो यहां पर लिखा था वेरिएशन ऑफ द स्ट्रेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहां पर लिखा हुआ था वेरिएशन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व शैल बी पैराबोलिक, कहां तक पैराबोलिक, अप टू 0.002 स्ट्रेन तक। ठीक है, एंड देयर आफ्टर द स्ट्रेस रिमेन्स कांस्टेंट, यानी ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई अप टू द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेन, कहां तक 0.0035 तक। At the limit state, this is the idealized curve of the concrete compression and valid for the all grade of concrete irrespective the percentage of tensile reinforcement। अब percentage of tensile reinforcement के बारे में अपन जानते हैं, तो AST divided by B multiply by D। ठीक है, अब ये कैसे आएगा, इसकी एनालिसिस हम लोग आगे करेंगे। क्लियर है, चल तो यहां पर ये फिगर आपको ये भी लिखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सिमिलर हम लोग यहां पर एनालिसिस करते हैं। मान लीजिए कि ये आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है और यहां पर हमने AST लगाया। मान लीजिए कि ये हमने AST मान लिया। ठीक है, और ये विड्थ ऑफ बीम होगा, विड्थ ऑफ बीम है,
और ये यहां से लेकर के यहां तक इफेक्टिव डेप्थ है। यहां पर क्या आपका इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है। तो हम लोगों ने माना था कि ये एक आपकी न्यूट्रल एक्सिस होगी, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आपका टोटल इंटायरली क्या होगा, कंप्रेशन होगा, न्यूट्रल एक्सिस के इंटायरली टेंशन होगा, और इस टेंशन जोन में दोस्त कोई कंक्रीट नहीं होगा, ठीक है, इंटायरली आपका स्टील रेजिस्ट करेगा, और इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हमारा इंटायरली क्या होगा, कंक्रीट होगा, ठीक है। तो ये यहां पर क्या होगा, इंटायरली आपका क्या हो जाएगा, कंक्रीट हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होता है, जो हमारा स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, वो सिमिलर आपका ये एक लाइन, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये हमारा स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन टी इक्वल टू 0.002 प्लस 0.87 डिवाइड इनटू Fy डिवाइडेड बाई ES, ठीक है। और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 0.0035। ये मैक्सिमम स्ट्रेन फाइबर ऑफ कंप्रेशन में, ठीक है। और यहां पर एक स्ट्रेन और होगा जो 0.002 होगा। सो फर्दर अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो ये हमारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहां पर अपन क्या मान सकते हैं, एक टेंसाइल फोर्स मान सकते हैं, और यहां पर जो स्ट्रेस होगा वो 0.87 Fy, ये स्ट्रेस और ये T इक्वल टू टेंसाइल फोर्स है। यहां पर फर्दर अगर हम लोग देखें तो ये हमने कैसा माना था, यहां तक रेक्टेंगुलर, और ये आपका कैसा बनेगा, पैराबोलिक। तो यहां पर सबसे जो आउटर मोस्ट पर स्ट्रेस था वो 0.45 FCK था। तो यहां पर एक C1 फोर्स आएगा और ये आपकी C2 फोर्स आएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि ये आपका A पॉइंट हो गया, ये आपका B हो गया, और ये आपका C हो गया। तो हम लोग लिख लेते हैं C1 इज इक्वल टू टोटल कंप्रेसिव फोर्स, टोटल कंप्रेसिव फोर्स इन कंप्रेशन जोन ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन, किसका, ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन, ठीक है। C2 इज इक्वल टू टोटल कंप्रेसिव फोर्स इन कंप्रेशन जोन ऑफ पैराबोलिक पोर्शन, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें दोस्त, तो यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जब हम लोग C1 की वैल्यू निकालेंगे, इस C1 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी ये एरिया चाहिए। तो C1 की वैल्यू अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो ये हमें एरिया चाहिए, और ये एरिया 0.45 FCK मल्टीप्लाई बाय दिस BC डिस्टेंस चाहिए। और जब तक BC डिस्टेंस नहीं होगा तब तक हम लोग एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। और एक प्रॉब्लम और हो गया, जब हम लोग इसका ये रेक्टेंगुलर वेरिएशन ये पैराबोलिक का वेरिएशन देखेंगे, तो पैराबोलिक का एरिया निकालने के लिए हमारा होता है 2/3 बेस इंटू हाइट। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास बेस तो है, हमारे पास बेस है कितना, 0.45 FCK, और हाइट हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब हमें ये भी डिस्टेंस चाहिए। तो सब कुछ एनालिसिस करने से पहले हम लोग ये देख लें कि इस BC और AB की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं यहां पर एक सिमिलर ट्राइंगल रूल से, ठीक है, क्या कर सकते हैं, एक सिमिलर ट्राइंगल रूल देख ले। तो ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओवरऑल डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, ठीक है। और ये आपका AC की वैल्यू यानी न्यूट्रल एक्सिस तक के बीच की डिस्टेंस हो हम लोग यहां पर एक XU डिनोट कर ले रहे हैं। अभी हमें XU के बारे में कुछ नहीं पता, बस हम लोग जानते हैं ये जो आपके न्यूट्रल एक्सिस से कंप्रेशन जोन के आउटर फाइबर तक के बीच की डिस्टेंस हमारी XU है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। बस आप इतना अभी जानो कि XU इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्लियर है। तो बस हमें इतना सीखना अभी कि XU इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। सो फर्दर अगर हम लोग देखें यहां पर सिमिलर ट्राइंगल रूल से, तो हमारा यहां पर हो जाएगा, देखो 0.0035 डिवाइडेड बाई AC इज इक्वल टू 0.002 डिवाइडेड बाई AB, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग 0.0035 डिवाइडेड बाई AC इज इक्वल टू 0.002 डिवाइडेड बाई AB, ठीक है।
यहां पर फर्दर अगर हम लोग बात करें ए बी की वैल्यू, तो ए बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.002 डिवाइडेड बाई 0.0035 मल्टीप्लाई बाई ए सी। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि हमारी ए सी की वैल्यू जो है वो एक्स यू के क्या है, इक्वल है। ठीक है, ए सी की वैल्यू हमारी एक्स यू के इक्वल है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि ए सी इज इक्वल टू दोस्त ए बी प्लस हो जाएगा हमारा क्या, बी सी। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, तो यहां पर अगर हमारा ए बी की वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो ये आपका हो जाएगा, तो इसको 20 डिवाइडेड बाई 35 मान सकते हैं और इसको लिख सकते हैं एक्स यू। 5 से आप कंटिन्यू कर लीजिए, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 4/7 एक्स यू। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/7 एक्स यू। तो ये आपकी जो वैल्यू हो जाएगी 4/7 एक्स यू, ए बी इज इक्वल टू, अब हम लोग जानते हैं यहां से ए बी की वैल्यू तो आ गई, अब हमें बी सी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस, हम लोग जानते हैं कितना, बी सी। ए सी की वैल्यू है आपकी एक्स यू इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू आ गई 4/7 एक्स यू प्लस ये अपन की बी सी वैल्यू है, तो बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स यू माइनस 4/7 एक्स यू। देखो दोस्त, यहां पर 4/7 है, यहां पर हमें डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 3/7 एक्स यू। ठीक है, तो ए बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाई 7 एक्स यू। ठीक है, और ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, एंड ए बी इज इक्वल टू दिस वैल्यू विल बी 4/7 एक्स यू। कितना हो जाएगा, 4/7 एक्स यू। ठीक है, तो यहां से हमारा ए बी और ए सी की वैल्यू, यानी ये वैल्यू जो आई, ये जो वैल्यू आया, ठीक है, तो इसको बी सी की वैल्यू आई 3/7 एक्स यू। ठीक है, और ये जो वैल्यू आई ए बी की वैल्यू 4/7, ये आपका कितना आया, एक्स यू। जैसे ही हमारे पास, और ये डेटा आपका यहां पे लिख दे रहे हैं 3/7 एक्स यू। ठीक है, 3/7 एक्स यू, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, 4/7 एक्स यू। तो हमारी C1 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग लिख सकते हैं C1 इज इक्वल टू दिस 0.45 FCK BXU इंटू 3/7 XU मीन्स दिस डिस्टेंस। ठीक है, रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया कितना होगा, सिमिलर इतना ही होगा। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे C1 इज इक्वल टू, देखो 0.45, ये FCK, ये क्या है आपका टॉप डिस्टेंस, डेप्थ कितना है 3/7 XU। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड कितने पे है, अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड है इस इंटायर विड्थ पे, हमें किस में कन्वर्ट करना, पॉइंट लोड पे कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे, बी कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया C1 की वैल्यू, तो इसका मतलब अब हमारे पास आ जाएगी C2 की वैल्यू। ठीक है, अब ये पैराबोला, देखो पैराबोला आपका ऐसा बन रहा है, पैराबोला आपका ऐसा, तो ये जो वैल्यू है आपकी 0.45 FCK, और ये जो वैल्यू है आपकी, ये है आपका 4/7 XU। ठीक है, तो पैराबोला का एरिया जो होता है, एरिया ऑफ पैराबोलिक पार्ट इज इक्वल टू, एरिया ऑफ पैराबोला इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। ठीक है, 2/3 बेस इंटू हाइट, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 2/3, बेस कितना है दोस्त, ये 0.45 FCK, हाइट कितना है 4/7 XU। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड कितने, इंटायर विड्थ पे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना, तो बी से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपकी C1 की वैल्यू जो आ जाएगी, ये आ रहा 0.1928। ठीक है, FCK मल्टीप्लाई बाई बी इंटू XU। ठीक है, और ये C2 की वैल्यू जो आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 0.171, ये आ रहा है FCK इंटू बी इंटू XU। ठीक है, सो फर्दर अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा C1 की वैल्यू हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, C2 की वैल्यू हो गई।
ठीक है। तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स आपका कितना आ जाएगा, टोटल कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टोटल कंप्रेसिव फोर्स, टोटल कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू C इज इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये आपकी C इज इक्वल टू हो जाएगा 0.192 FCK मल्टीप्लाई बाई B इंटू XU। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 0.17 दिस वैल्यू 1 FCK मल्टीप्लाई बाई B इंटू XU। जब आप कैलकुलेट करोगे तो C इज इक्वल टू 0.363 FCK मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई XU। ठीक है, तो IS कोड क्या कंसीडर करता है, 2 डिजिट तक कंसीडर करता है, 0.36 FCK मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई XU। ठीक है, तो यहां पर आपका जो टोटल कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू आ रही है वो आपका आ गया इतना डिस्टेंस। ठीक है, तो C इज इक्वल टू 0.36 FCK B इंटू XU। ठीक है, तो ये डेटा हमें क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, हमें ये डेटा क्या याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, कोई तो दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू इतना आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस लोकेशन ऑफ द C1 निकालते हैं। अब हमारे पास निकालना होगा कि लोकेशन ऑफ C, मतलब ये जो टोटल कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है इसकी लोकेशन आपकी कितनी है, फ्रॉम टॉप, फ्रॉम टॉप। ठीक है, तो अब देखिए फर्दर मैं स्ट्रेस डायग्राम बना रहा हूं आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये हमारी क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है, तो न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, ये आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन है, तो यानी यहां पर आपका लग रहा था C1 और यहां पर लग रहा था आपका क्या वैल्यू, C2 वैल्यू। तो ये डिस्टेंस आप मान लो कि यहां से यहां पर ये C1 की लोकेशन जो अपन को पता है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है आपका 3/7 XU और ये डिस्टेंस आपका कितना है 4/7 XU। अगर दोस्त हमारे पास इतना डेटा है, अगर हमारे पास इतना डेटा है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, C1 की लोकेशन अलग होगी, C2 की लोकेशन अलग होगी। तो अपन क्या करते हैं, इस C1 की लोकेशन को y1 बार मान लेते हैं, C1 की लोकेशन को हम लोग क्या मान लेते हैं, y1 बार लेते हैं, और इस C2 की लोकेशन का आपका यहां से लेकर के हम लोग मान लेते हैं कि ये आपका y2 बार है, ये आपका क्या हो जाएगा, y2 बार। अब y1 बार और y2 बार की लोकेशन आप वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो करेस्पॉन्डिंग दोस्त अगर हम लोग यहां पर y1 बार की वैल्यू निकालेंगे, y1 बार देखो, तो y1 बार ये कैसा वेरिएशन है, ये तो है हमारा रेक्टेंगुलर और इसकी डेप्थ कितनी है 3/7, इसकी डेप्थ है आपकी 3/7 XU। तो इसका जो CG का लोकेशन होगा ये आपकी इतना होगी और ये इंटायर डेप्थ का कितना होगा, हाफ वैल्यू होगी। तो दोस्त अपन कह सकते हैं 1/2 3/7 XU। इट मीन्स दिस वैल्यू इज कमिंग 3/14 XU। तो ये हमारा वैल्यू हो गई y1 बार का, कितनी वैल्यू हो गई, y1 बार का। ठीक है, सो करेस्पॉन्डिंग दोस्त अगर हम लोग y2 बार की वैल्यू निकालना चाहें, y2 बार की वैल्यू, ठीक है, तो ये y2 बार की वैल्यू तो इतना तो होगा यानी इंटायर दिस डेप्थ। ठीक है, तो ये इस इंटायर डेप्थ की वैल्यू हो जाएगी 3/7 XU। ठीक है, प्लस अब ये जो इसकी CG की लोकेशन होती है पैराबोला का, ये CG का जो लोकेशन होता है इसको मैं यहां पर आपको लिख देता हूं जहां पर एरिया लिखा था। ठीक है, ये जो लोकेशन होता है इसकी CG का ये लोकेशन, ठीक है, ये आपका होता है 3/8 ऑफ टोटल डेप्थ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/7 और यहीं पर लिख दे रहा हूं मैं XU। ठीक है, तो ये डेप्थ आपको मैं अगर यहां पर लिखूं, ठीक है, तो y2 बार का हो जाएगा ये वैल्यू कितना 3/8। ठीक है, तो 3/8 मल्टीप्लाई बाई ये डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस कितना है 4/7 XU है, ये कितना है आपका मल्टीप्लाई बाई 4/7 XU। ठीक है, तो 4 2 8 7 14, मतलब कि जब आप यहां से कैलकुलेट करोगे
तो y2 बार इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो यहां पर 2 की मल्टीप्लाई कर लो, यहां पर 2 की मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 14, ये भी 14, तो ये आपका कितना हो गया 3 2 जा 6, 6 3 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 14 और ये डिस्टेंस हो जाएगा XU, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर एक बार फिर से देख लेते हैं, 3/7 XU, 3/8 और 4/7 XU, ये ऐड करोगे तो टोटल हो जाएगा। तो यहां पर अपन को 4 2 जाए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यानी 6 और डिवाइड बाई 14, तो 6 + 3/8 यानी 6 3 9/14। अब देखो, अब हमारे पास एक प्रॉब्लम ये आया, ठीक है, कि जैसे हमने यहां पर टोटल कंप्रेशन जोन मान रखा था ऐसा, ठीक है, तो यहां पर टोटल एक सी फोर्स आया था। अब ये यहां पर लाई करेगा, यहां पर लाई करेगा, यहां पर लाई करेगा, ये अपन को नहीं पता अभी। तो ये C इज इक्वल टू हमने क्या लिखा, C इज इक्वल टू लिखा C1 + C2। तो इस C की लोकेशन हमें यही पता करना है, तो यहां पर हम लोग एक डेटा ले रहे हैं टॉप से, जिसको अपन लिख ले रहे हैं Y बार। क्या लिख ले रहे हैं, Y बार। सो इस Y बार की लोकेशन अगर हम लोग निकालें दोस्त, तो देखो इसका C1 है और इसका क्या है आपका C2 है। तो यहां से आपकी ये डिस्टेंस कितना है, Y1 बार है, यहां से ये डिस्टेंस कितना है आपका, ये Y2 बार है, ठीक है। तो अपन लिखेंगे C1 मल्टीप्लाई बाई Y1 बार प्लस C2 मल्टीप्लाई बाई Y2 बार डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका C1 प्लस C2, ठीक है। तो C1 की वैल्यू आई थी 0.192 मल्टीप्लाई बाई FCK मल्टीप्लाई बाई B इंटू XU, ठीक है। ये C1 की वैल्यू इतनी आई थी। Y1 बार की वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो मल्टीप्लाई बाई 3/14 इंटू XU आया था, प्लस अगर C2 की वैल्यू बात करें तो 0.171 FCK मल्टीप्लाई बाई B इंटू XU मल्टीप्लाई बाई यहां पर कितना था, ये Y2 बार की वैल्यू 9/14 XU, तो ये वैल्यू है 9/14 इंटू XU डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 की बात करें अगर हम लोग, तो ये आपका 0.192 FCK मल्टीप्लाई बाई B इंटू XU प्लस 0.171 FCK इंटू B इंटू XU। अब इसको कैलकुलेट करिए और यहां पर Y बार की वैल्यू निकालिए। ये वैल्यू आ रही है 0.416 XU, ठीक है। ये वैल्यू आ रही Y बार की वैल्यू 0.416 XU, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये Y बार की वैल्यू जब भी अपन लेना होगा तो लेंगे 0.42 XU, ठीक है। और जो टोटल टेंसाइल फोर्स होगा T इज इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी टोटल टेंसाइल फोर्स, ठीक है। तो टोटल टेंसाइल फोर्स में अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा आपका टोटल टेंसाइल फोर्स 0.87। ये Fy, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपकी स्टील हो गई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई AST, ठीक है। तो ये टोटल टेंसाइल फोर्स हमारे लिए आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये Y बार हो गया ये। अब हम लोग फाइनल डायग्राम एक दे देते हैं। क्या दे देते हैं, एक फाइनल डायग्राम। तो फाइनल डायग्राम अगर हम लोग देंगे दोस्त तो केवल स्ट्रेस का दे देते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रेस का पैरामीटर आपको याद रखना है, ठीक है। स्ट्रेस का पैरामीटर ये आपका रेक्टेंगुलर, ये पैराबोलिक, और ये यहां का क्या हो जाएगा, टोटल टेंसाइल फोर्स, ठीक है। यहां पर आपको लिखना सबसे पहले 0.45 FCK, और ये वैल्यू जो देखो यहां पर आ रहा है, ये C इज इक्वल टू I है 0.36 FCK मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई XU, ठीक है। यहां से फर्दर अगर हम लोग देखें तो ये टोटल कंप्रेसिव फोर्स आया, और ये जो डिस्टेंस आया, ये जो डिस्टेंस आई, ये 0.42 XU कैलकुलेट करके आया। और यहां तक कि जो ये टॉप ओवरऑल डिस्टेंस था ये आपका था XU, और ये जो डिस्टेंस आया था ये आपकी आई थी 3/7 XU, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस आया था ये 4/7 XU, ठीक है। और ये जो टोटल टेंसाइल फोर्स आया था 0.87 Fy मल्टीप्लाई बाई AST, ठीक है।
तो यहां पर ये सारा डेटा आपको याद रखना है। स्ट्रेन का तो वेरिएशन हमने दिखाया था आपको, ठीक है, स्ट्रेन का डेटा आपके पास आ गया था, ये आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्लॉक स्ट्रेस या स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम। तो ये हमारा स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपको प्रूफ भी पूछ लेता है, ठीक है। अब हम लोग यहां पर देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन, वही सेम आज इट इज हम लोगों ने जो वहां पर प्रूफ कर लिया वही डेटा अपन लिख रहे हैं। ए बी बाई 4/7 XU, फिर आपका BC आया था 3/7 XU, XU माइनस 4/7 XU, ठीक है। कंप्रेसिव फोर्स ऑफ द रेक्टेंगुलर पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील डायग्राम मल्टीप्लाई बाई विड्थ ऑफ द सेक्शन, ये तो भी तो अपन ने कर ही रखा है, ठीक है। तो 0.45 FCK, दिस इज द मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। XU मल्टीप्लाई बाई B, ये आपका आने के बाद 0.193 FCK XU इंटू B, यही तो आया था अपन का, ठीक है। सो फर्दर अगर हम लोग देखें यहां पर तो सेम आज रिजल्ट अपना भी आया था। सो ये फोर्स की जो वैल्यू हो जाएगी, यानी मान लो कि ये अपन का रेक्टेंगुलर पोर्शन था, ये अपन का रेक्टेंगुलर पोर्शन था, ये यहां तक, तो ये डिस्टेंस आपका हो गया था 3/7 XU। ये रेक्टेंगुलर है तो इसकी CG तक के बीच की डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा 3/14 XU फ्रॉम द टॉप, ठीक है। तो यहां पर वही कह रहा है कि y1 वैल्यू आपकी, ये y1 बार हम लोगों ने माना था इसी को, ठीक है, यहां पर y1 ले रखा है, ठीक है। कंप्रेसिव फोर्स ऑफ द पैराबोलिक पोर्शन, पैराबोलिक पोर्शन मतलब इसके बाद का जो पोर्शन ऐसा बना था, ठीक है। तो यहां पर इसका एरिया 2/3 बेस इंटू हाइट, दिस इज द फॉर्मूला, एंड विड्थ ऑफ द सेक्शन, ठीक है। तो 2/3 बेस की वैल्यू आपकी 0.45 FCK, सारा डेटा गिवन है, ठीक है। FCK मल्टीप्लाई बाई 4/7 XU, तो 4/7 की वैल्यू आपकी ये है, ठीक है। 4/7 इज इक्वल टू XU ये है। यहां पर अगर हम लोग फर्दर बात करें तो C2 की वैल्यू 0.171 FCK B इंटू XU, ये भी आया था अपना डेटा, ठीक है। अब ये एक्ट कितनी डिस्टेंस पे करेगा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसकी भी कैलकुलेशन अपन ने कर रखा था 3/7 XU प्लस 3/8 मल्टीप्लाई बाई 4/7 XU। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 36 डिवाइडेड बाई ये आपका आ जाएगा, ये आपका 56 XU आ जाएगा। यानी अगर आप अपन के पास 9 बाई कितना आया था 14 XU, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 9 जा 36 और 4 14 जा 56, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। सो फर्दर अगर हम लोग देखें तो ये आपका 9/14 फ्रॉम द टॉप, ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि हमारी y बार कहां से लाई करेगी, तो y बार CG वही निकाल लो, C1 इंटू y1 बार प्लस C2 इंटू y बार, यहां पर वही लिखा C1 y1 बार प्लस C2 y2 बार डिवाइड बाई C1 प्लस C2, और इसको सॉल्व करने के बाद अपन का डेटा आया ये वैल्यू 0.42 XU। एक्चुअल में 0.416 आता है, लेकिन IS कोड क्या कहता है कि ये वैल्यू हमारी जो आएगी वो हमारा 0.42 आएगा, लेकिन एक्चुअल में कितना होता है 0.416 XU, ठीक है। फर्दर अगर हम लोग देखें तो लीवर आर्म इज द डिस्टेंस बिटवीन द, अच्छा ये लीवर आर्म है, ठीक है। अब इसका लीवर आर्म की वैल्यू भी हम लोग देख लें, ये जो वैल्यू आई इसको लीवर आर्म कहते हैं, ठीक है। अब लीवर आर्म किसको कहते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने ये देखा, तो ये डिस्टेंस अपन को पता है कि ये यहां तक का ओवरऑल ये इफेक्टिव डेप्थ आपकी D है, ठीक है। और इस CG ऑफ कंप्रेशन जोन, CD ऑफ टेंशन जोन, दोनों के बीच की डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, लीवर आर्म बोलते हैं, और ये लीवर आर्म की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर लीवर आर्म यानी जड़ को हम लोग लीवर आर्म बोलते हैं, लीवर आर्म यानी इसको हम लोग कैपिटल LA बोलें या अपन जड़ लिख सकते हैं, यहां पर लिखेंगे D माइनस y बार, ठीक है। और y बार इज इक्वल टू वैल्यू कितनी है 0.42 XU, यानी आपकी जो जड़ की वैल्यू आ जाएगी, लीवर आर्म की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी दोस्त D माइनस 0.42 XU, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। सो अगर हम लोग इसको फाइनल टच दें स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम में, ठीक है, तो ये C इज इक्वल टू 0.36 FCK भी XU, ये 0.45 FCK ये आपकी मैक्सिमम स्ट्रेस परमिसिबल होगा, ये 0.42 वैल्यू आपकी हो जाएगी जिसको हमने y बार बोला, और ये अपन की हो जाएगी जेड वैल्यू यानी लीवर आर्म। और टोटल टेंसाइल फोर्स मल्टीप्लाई बाई AST कर लोगे तो ये टोटल टेंसाइल
फोर्स दे देगा, और इस टेंसाइल फोर्स और इस सीजी ऑफ कंप्रेशन जोन दोनों के सीजी के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर आर्म इज इक्वल टू जेड, जो कि ये डिफाइन कर रखा है। ठीक है, सो यहां तक हमारा बेसिक था एलएसएम में। ठीक है, एलएसएम में हमारा यहां तक बेसिक था और इसी के बेसिस हम लोग आगे करेंगे। अब इसके आगे जो करना है हम लोगों ने डब्ल्यूएसएम में पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करते हुए हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एनालिसिस ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। ठीक है, सो सबसे पहला पैरामीटर हम लोग लिखते हैं एनालिसिस ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। ठीक है, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम क्या होता है कि जिसमें हम लोग रीइंफोर्समेंट क्या करें, एक ही साइड में रखा है, टेंशन साइड में। ठीक है, अच्छा एक जगह हमने ये भी बोला था इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि एक ही जोन में केवल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड हो तभी सिंगली रीइंफोर्समेंट, आपके टॉप जोन में प्रोवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो सिंगली रीइंफोर्समेंट का कंडीशन है आप यहां पर एएसटी प्रोवाइड करो, आपको एएसटी लिखा हुआ है, लेकिन कंप्रेशन जोन में आपने एएसटी प्रोवाइड किया लेकिन इसको बोल दिया हैंगिंग बार। क्या बोल दिया, हैंगिंग बार, तब भी ये आपका सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है। ध्यान रखना, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है। अगर आपसे कोई ये पूछे दोस्त कि दोनों जोन में हमने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया, क्या वो डबली होगा, तो आप बोलना मे बी, आपका आंसर होगा मे बी, इट मे बी डब्ल्यू और इट मे बी सिंगली। जब तक वो इस टॉप वाले रीइंफोर्समेंट के बारे में ना बताए कि वो जो रीइंफोर्समेंट है ये मोमेंट को ले रहा है, अगर वो मोमेंट को लेगा तब वो आपका डबली रीइंफोर्स होगा। अगर ये कोई मोमेंट रेजिस्ट नहीं कर रहा, केवल हैंगिंग बार है, ताकि इस वाले मेन रीइंफोर्समेंट और इस वाले को हम लोग क्या करें, और इस यहां पर जो स्टीरअप्स यूज करेंगे इसको प्रॉपरली हम लोग बाइंड अप कर सकें, इस पर्पज के लिए हम लोग हैंगिंग बार लगाते हैं। हैंगिंग बार का कोई भी फंक्शन नहीं होता कि वो मोमेंट को कैरी कर सके। ठीक है, तो वो कभी भी कोई लोड को नहीं ले सकेगा, केवल क्या करेगा, इसको सपोर्टिंग बार या हैंगिंग बार बोलेंगे। इसका मेन पर्पज होगा ताकि आगे जो हम लोग शियर के लिए डिजाइन करेंगे जिसको बोलेंगे स्टीरअप्स, उस चीज को हम लोग क्या कर सके, यूज कर सके, तो ताकि ये प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके। तो ध्यान रखना, इसको हम लोग कभी भी डबलिंग नहीं बोलेंगे अगर वो हैंगिंग या सपोर्टिंग बार करके दे दिया। ठीक है, अच्छा तो यहां पर फर्दर अगर आप हम लोग देखें तो एनालिसिस, तो सबसे पहले जैसे हम लोग वहां पर एक्सयू क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते थे, यहां पर सेम आज इट इज टर्म होगा पहला कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो यहां पर लिमिट एक वर्ड है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे एक्स यू लिमिट, इसको रिप्रेजेंट हम लोग इससे करेंगे, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल लिमिट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है तो एक ही साइड में आपके पास रीइंफोर्समेंट बनेगा, यानी ये हो गया आपका AST। ठीक है, और ये विड्थ आपकी बीम कितना हो गया, B। ठीक है, फर्दर अगर हम लोग बात करें तो ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है, तो दोस्त हमें यही करना है, यही डिस्टेंस हमारी हो जाएगी XU लिमिट, यही हमारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, XU लिमिट। अगर हम लोग फर्दर बात करें तो ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस हो गई। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग बात करें CG ऑफ टेंशन जोन के बीच की डिस्टेंस कितना होगा, इफेक्टिव डेप्थ D। अगर हम लोग फर्दर बात करें तो ये हमारा स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, ये स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यू है 0.0035। ठीक है, और ये वैल्यू है 0.002 प्लस 0.87 FY डिवाइडेड बाई ES। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस XU लिमिट है तो यहां पर ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी D माइनस XU लिमिट। ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल रूल से अगर हम लोग देखें दोस्तों यहां पर, तो सिमिलर ट्राइंगल रूल, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है, एंड दिस डिवाइडेड बाय दिस,
तो यानी 0.0035 डिवाइड बाई एक्सयू लिमिट इज इक्वल टू दिस 0.002 प्लस 0.87 FY बाई ES डिवाइडेड बाई D माइनस एक्सयू लिमिट। बोलो समझ में आया या नहीं? ठीक है, सो ये थीटा और ये भी जो थीटा होगा ये सिमिलर रहेगा। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल रूल, फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल रूल। तो हम लोग क्या करेंगे? सिमिलर ट्राइंगल रूल देखेंगे। अब इस सिमिलर ट्राइंगल रूल में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर आपका हो जाएगा, देखो सिमिलर 0.0035 इन डिवाइडेड बाई XU लिमिट। फर्दर आई एम रिपीटिंग कि दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 0.002 प्लस 0.87 FY डिवाइडेड बाई ES डिवाइडेड बाई D माइनस XU लिमिट। ठीक है, तो यहां तक तो समझ में आया होगा, यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यहां पर सिमिलर ट्रायंगल रूल जो हमने WSM से करते आ रहे हैं। तो आप क्या करिए, यहां पर XU लिमिट की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, इसको इससे और इससे इसको। तो यहां पर हो जाएगा 0.0035 ये हो जाएगा D माइनस 0.0035। ठीक है, ये हो जाएगा XU लिमिट। ठीक है, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 0.002। यहां पर क्या करो, XU लिमिट कॉमन ले लो, प्लस 0.87 FY डिवाइड बाई ES मल्टीप्लाई भी ये हो जाएगा XU लिमिट। अब देखिए यहां पर जितना XU लिमिट है सारे टर्म को राइट साइड ले जाओ और जो XU लिमिट के अलावा टर्म है उसको इधर रोको। तो इधर अपन कितना रोकेंगे? 0.0035D, तो ये हो जाएगा 0.0035D। ठीक है, इज इक्वल टू, अगर हम लोग इधर लेके जाएंगे XU लिमिट तो 0.0035 प्लस 0.002 लिख सकते हैं, यानी 0.0055 XU लिमिट लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.0055 प्लस 0.87 FY डिवाइडेड बाई ES। हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे XU लिमिट। अपन को चाहिए क्या? XU लिमिट की वैल्यू। सो हम लोग लिखेंगे दोस्त XU लिमिट इज इक्वल टू 0.0035D डिवाइडेड बाई 0.0055। ठीक है, प्लस ये आपका हो जाएगा 0.87 FY डिवाइडेड बाई ES। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग ध्यान दें तो ये हमारी वैल्यू इतनी आएगी। ठीक है, सो फर्दर इसको हम लोग थोड़ा सा और एलोबरेट करें तो यहां से लिखेंगे XU लिमिट इज इक्वल टू 0.0035, ठीक है, इंटू D डिवाइडेड बाई 0.0055 प्लस 0.87 FY डिवाइडेड बाई ES। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, देखो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग दिस पैरामीटर। देखो FY तो ग्रेड ऑफ स्टील हो गया, ES modulus of elasticity of steel, and also we know that for all grade of steel modulus of elasticity value is constant, and this value is equal to E is equal to 2 into 10 to the power 5 megapascal. So directly we can say that 2 into ES is equal to 2 into 10 to the power 5 megapascal, और ये वैल्यू होगा for each grade of steel, for each grade of steel। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। अब देखो ईच ग्रेड ऑफ स्टील और FY जो होता है वो ग्रेड ऑफ स्टील पर डिपेंड करता है। ठीक है, FA 250, FA 415, FA 500 ले रखा है। ठीक है, तो ये FY तो ग्रेड ऑफ स्टील पर हो गया। इसका मतलब XU लिमिट इज डिपेंड्स ऑन द ओनली द ग्रेड ऑफ स्टील इंस्टेड ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो कहने का मतलब है XU लिमिट इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं K इंटू D। ऐसे हमने WSM में भी लिखा था। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे नोट। ठीक है, द XU लिमिट डिपेंड्स ओनली ऑन द ग्रेड ऑफ स्टील,
ठीक है। तो यहां पर हमारी जो k की वैल्यू है यानी k इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिखेंगे 0.0035 डिवाइडेड बाई 0.0055 प्लस 0.87 FY। अब ये अगर ये ES की वैल्यू रख दीजिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 5। कितना वैल्यू हो जाएगी? 2 इंटू 10 टू द पावर 5। अब यहां पर मल्टीप्लाई कर लीजिए और डिवाइड कर दीजिए, यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, देखो यहां पर करोगे 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 5 और डिवाइडेड बाई भी करोगे 2 इंटू 10 टू द पावर 5। तो ये जो डिनोमिनेटर है ये थर्ड टर्म ये ऊपर चला जाएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे फाइनल तो k इज इक्वल टू 0.0035 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू हो जाएगी 0.0055 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 5 और ये प्लस हो जाएगा 0.87 FY। ठीक है। सो फर्दर अगर हम लोग देखें दोस्तों k की वैल्यू यहां पर है, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 700 डिवाइडेड बाई 1100 प्लस यहां पर हो जाएगा 0.87 FY। ठीक है। तो ये k की वैल्यू किसमें है दोस्त? LSM में। कौन से मेथड में है? LSM में। ठीक है। अगर हम लोग k की वैल्यू रिपीट करवाऊं तो वहां पर हमने लिखा था 93.33 डिवाइडेड बाई 93.33 प्लस सिग्मा ST। ये वैल्यू हमने प्रूफ कराया था आपका किसमें? WSM में। ठीक है। तो हमने वहां पर बताया था आपको, वहां पर XC इज इक्वल टू KD था, यहां पर XU लिमिट इज इक्वल टू KD है। ठीक है। तो ये K वैल्यू दोनों में देखना ग्रेड ऑफ स्टील पर ही डिपेंड कर रहा था। वहां पर यही स्टेटमेंट हमने लिखा था कि XU लिमिट डिपेंड्स ओनली द ग्रेड ऑफ स्टील। ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूं ये प्रॉपरली आपको क्लियर हो गया। ठीक है। चल अब यहां पर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि XU लिमिट डिवाइडेड बाई D। ठीक है। और यहां पर अगर हम लोग लिखें इज इक्वल टू K और यहां पर हम लोग लिखें कि ग्रेड ऑफ, यहां पर लिखें हम लोग ग्रेड ऑफ स्टील, यहां पर हम लोग क्या लिखें? ग्रेड ऑफ स्टील। ठीक है। तो ये वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू है आपकी 700 डिवाइडेड बाई 1100 प्लस 0.87 FY। ठीक है। तो अगर ये FE 250 वैल्यू रखे माइल्ड स्टील, ठीक है, तो ये XU लिमिट बाई D की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी 0.53। अगर ये वैल्यू अगर हम लोग रखें FE 415 तो ये वैल्यू आ रही 0.497 यानी 0.48 कोड के अकॉर्डिंग। अगर ये वैल्यू FE 500 हो जाए तो ये वैल्यू 0.456 यानी 0.46 आएगा। ठीक है। तो ये हमारी क्या आ जाएगी? किसकी वैल्यू आ जाएगी? XU लिमिट बाई D आ जाएगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि कहां पर कौन सा पैरामीटर यूज करना है। तो ये हमारा हो गया XU लिमिट की वैल्यू KD के फॉर्म में। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर सेकंड पैरामीटर हम लोग बात करें XU की कैलकुलेशन, डेप्थ ऑफ अल्टीमेट न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, आपको कैलकुलेशन बताया XU लिमिट। अब दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं? XU कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो यहां पर हम लोग XU के बेसिस पे हम लोग ये जानते हैं कि ये हमारा टोटल टेंसाइल फोर्स और ये टोटल कंप्रेसिव फोर्स, ये टोटल टेंसाइल हो गया और यहां पर आपका टोटल कंप्रेसिव फोर्स हो गया। ये आपकी वैल्यू 0.45 FCK और ये वैल्यू C इज इक्वल टू 0.36 FCK मल्टीप्लाई बाई B इंटू XU। ठीक है। फर्दर दोस्त अगर हम लोग यहां पर देखें तो ये वैल्यू है आपकी, ये डिस्टेंस है 0.42 XU, बोला था ये याद कर लेना। तो यहां पर जो XU की हमारी वैल्यू आती है बाय इक्वेटिंग द फोर्सेस, बाय इक्वेटिंग टोटल कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू
इज इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स। अब यहां पर एरिया मोमेंट मत याद रखना, एरिया मोमेंट हमने WSM में बताया था, टोटल टेंसाइल फोर्स। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना कि ये हमारा आ गया ये वैल्यू। ठीक है, तो टोटल टेंसाइल फोर्स, टोटल कंप्रेसिव फोर्स आपका 0.36 FCK मल्टीप्लाई बाई B इंटू XU। ठीक है, ये इज इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स यानी C इज इक्वल टू T। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 0.87 मल्टीप्लाई बाई FY मल्टीप्लाई बाई AST। ठीक है, सो फर्दर अगर हम लोग देखें यहां पर, तो XU इज इक्वल टू हो जाएगा 0.87 FY मल्टीप्लाई बाई AST। ठीक है, तो ये टर्म यहां तक इधर क्या है, मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.36 मल्टीप्लाई बाई FCK मल्टीप्लाई बाई B। तो यहां से आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, XU की। ठीक है, तो जैसे ही अपन की XU की वैल्यू आएगी, अपन इतना मान के चलेंगे कि हमारा XU की वैल्यू हो गया। ठीक है, अब देखो जैसे हमारे पास XU लिमिट आ गया, XU आ गया, अब हम लोग क्या करते थे WSM में, क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शन करते थे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शन, यहां पर हम लोग लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शन में पहला होगा हमारा, देखो कंडीशन, अगर हमारा XU इज लेस देन XU लिमिट के हो गया, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। क्या बोलेंगे, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, दूसरा कंडीशन अगर हमारा ऐसा है कि XU इज ग्रेटर देन XU लिमिट के हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। इसको हम लोग बोलेंगे ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, अगर हमारा थर्ड कंडीशन हो गया XU इज इक्वल टू XU लिमिट, तो इसको हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग सेक्शन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग सेक्शन। जिसको अपन वहां पर क्या बोलते थे, बैलेंस सेक्शन। क्लियर है, तो ये हमारे तीनों पैरामीटर हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी यहां पर अल्टीमेट हम लोग मूवमेंट या फैक्टर्ड मूवमेंट हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर फोर्थ पैरामीटर है कैलकुलेशन ऑफ फैक्टर्ड मूवमेंट। कैलकुलेशन ऑफ फैक्टर्ड मूवमेंट, या इसी को हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट मूवमेंट। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे MU से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, MU से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्टर्ड मूवमेंट बात करें या अल्टीमेट मूवमेंट बात करें या MU के बारे में बात करें, हम लोग यही लेंगे। ठीक है, तो हम लोग दोस्त यही जानते हैं। तो पहला केस हम लोग यहां पर डालते हैं फॉर द अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, फॉर अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। अब देखिए, अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो वहां पर हम लोगों ने ऐसा नहीं लिखा था कि अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए मोमेंट, कोई हेडिंग नहीं दिया था, क्योंकि वहां पर अपन के पास था CA डिवाइड बाई XA इज इक्वल टू TA बाई M डिवाइडेड इनटू D माइनस XA। दोनों में से CA और TA की वैल्यू हमारे पास, दोनों में से किसी एक पैरामीटर की नोन होती थी, एक की अननोन होती थी। जब हमारे पास नोन पैरामीटर का होता था, अननोन पैरामीटर निकाल के दोनों साइड से हम लोग कैलकुलेशन कर लेते थे। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है आपको, ठीक है, यहां पर अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन की प्रॉपर्टी अपन जानते हैं, जो फेल्योर होगा वो आपका स्टील फेल्योर होगा, यानी टेंसाइल साइड से हम लोग क्या लेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैपेसिटी लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करें दोस्त, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द लिमिटिंग अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए ये आपकी स्ट्रेसेस डायग्राम हो गया। ठीक है, ये आपका टेंसाइल फोर्स हो गया, ये आपका कंप्रेसिव फोर्स हो गया, ये आपकी मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू 0.45 FCK, और ये डिस्टेंस आपका हो गया 0.42 XU। ठीक है, और ये हमारा हो गया डिस्टेंस जिसको अपन बोलते हैं लीबर आर्म, और ये लीबर आर्म की वैल्यू D माइनस 0.42 XU हो जाएगा।
वैल्यू कितनी हो जाएगी लीबर आर्म इज इक्वल टू डी माइनस 0.42 एक्सयू हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एमयू, एमयू इज इक्वल टू, देखो सी इज इक्वल टू टी तो अपन ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो यहां पर लिखेंगे सी मल्टीप्लाई बाई लीबर आर्म और इज इक्वल टू लिखेंगे टी मल्टीप्लाई बाई लीबर आर्म। ठीक है, टी की जो वैल्यू है आपकी 0.87 एफ वाई है और लेबर आर्म की वैल्यू है डी माइनस 0.42 एक्स यू है। ठीक है, तो दोनों साइड से आप मोमेंट लगाओगे, ये हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, तब तो हमारा ये कैलकुलेशन क्या है, ओके है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे mu इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई लेबर आर, तो एक बार फर्दर लिख लीजिए 0.36 मल्टीप्लाई बाई एफ सी के बी इंटू एक्स यू। ठीक है, और लीबर आर्म की वैल्यू है कितनी, डी माइनस 0.42 एक्स यू। ठीक है, अगर हम लोग फर्दर लिखें mu, ये तो आपका कौन से साइड से था, कंप्रेशन साइड से। ठीक है, अगर हम लोग टेंशन साइड से लें अगर, ठीक है, तो ये हो जाएगा t मल्टीप्लाई बाई लीबर आर्म और इस t की वैल्यू हो जाएगी 0.87 एफ वाई मल्टीप्लाई बाई ए एस टी और इस लीबर आर्म की वैल्यू है d माइनस 0.42 एक्स यू। कितना हो जाएगा, 0.42 एक्स यू। ये आपकी मोमेंट, अल्टीमेट मोमेंट या मोमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी फॉर द लिमिट स्टेट मेथड। तो दूसरे केस में अगर हम लोग बात करें, दूसरे के केस में फॉर द लिमिटिंग सेक्शन, अगर हम लोग बात करेंगे लिमिटिंग सेक्शन में, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जहां पर एक्सयू था वहां पर एक्सयू लिमिट रख दीजिए। क्या रखिए, एक्सयू लिमिट रख दीजिए। ठीक है, तो यहां पर फर्दर अगर हम लोग बात करें तो एम यू इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई लीबर आर। ठीक है, तो c की वैल्यू 0.36 मल्टीप्लाई बाई एफ सी के मल्टीप्लाई बाई बी इंटू एक्स यू लिमिट। ठीक है, और यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा d माइनस 0.42 एक्स यू लिमिट। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी फॉर द लिमिटिंग सेक्शन। अच्छा, एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है, यहां पर ये आपको हमेशा mu लिमिट करके देगा, mu क्या देगा, लिमिट करके देगा। ठीक है, सो फर्दर अगर हम लोग यहां पर देखें तो टेंशन साइड से, ठीक है, तो टेंशन साइड से भी आपकी mu लिमिट फ्रॉम द टेंशन साइड से आपका वही हो जाएगा। ठीक है, कि ये आपका हो जाएगा 0.87 एफ वाई मल्टीप्लाई बाई ए एस टी और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा d माइनस 0.42 एक्स यू लिमिट। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी इतनी। अब हम लोग बात करेंगे ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, थर्ड केस, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। तो यहां पर एक स्टेटमेंट लिखना, फेल्योर कौन से साइड से होगा दोस्त, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन से, कंक्रीट साइड से, और कंक्रीट साइड से हम लोग ब्रिटल फेल्योर मानते हैं। और जब भी अपन ब्रिटल फेल्योर मानते हैं तो ये सडन कोलैप्स का केस हम लोग मानते हैं, ये स्ट्रक्चर सडन कोलैप्स कर जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आईएस कोड क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू आईएस कोड mu इज इक्वल टू mu लिमिट। ठीक है, सो यहां पर स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, इसको ध्यान रखना। इन केस ऑफ ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, इन केस ऑफ ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन IS code does not allowed, does not allowed due to, because in this type of section, because in this type of section the failure is, the failure is concrete side failure, concrete side failure, which is also termed as, which is also termed as
सडन कोलैप्स, सडन कोलैप्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं सडन फेल्योर। क्या बोलता है? सडन कोलैप्स या सडन फेल्योर। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आईएस कोड कभी भी ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए अलाउ नहीं करता। अगर ओवर रेनफोर्स सेक्शन आ रहा है मान लो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डबली रेनफोर्स डिजाइन करना पड़ेगा। तो यहां तक आपका ये सिंगली रेनफोर्स बीम की एनालिसिस खत्म होती है। ठीक है।